हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मूलभूत राशियां जो होती हैं और व्युत्पन्न राशियां जो हैं उनके बारे में पढ़ा था कि मूलभूत राशियां क्या क्या होती हैं। ठीक है, किन राशियों को हम लोग मूलभूत राशियां ले सकते हैं और उन मूलभूत राशियों की सहायता से हम जो राशियां बनाते हैं उनको बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। जैसे हम लोग मेनली जो है वो किसको लेते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों जो हैं इनको हम मूलभूत राशियों की तरह लेते हैं और इन तीनों की सहायता से हम जो भी राशि बनाएंगे उसे बोला जाएगा व्युत्पन्न राशि। जैसे द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान अकेला जो है वो मूलभूत राशि है, लेकिन द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दें तो द्रव्यमान गुणा त्वरण जो है वो बल बन जाता है। तो बल जो है वो कैसी राशि हो जाएगी, आपके पास व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। तो चलिए आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं हम लोग। आज का अपने पास जो टॉपिक है वो है मूलभूत व व्युत्पन्न मात्रक। मूलभूत व व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। अब अगर हम मूलभूत व व्युत्पन्न मात्रक की या फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो देखो क्या होता है, अपने पास जो मूलभूत राशियां हैं, इन मूलभूत राशियों का जो मात्रक होता है वो तो क्या बोला जाता है, मूलभूत मात्रक बोला जाता है। यानी क्या लिखूंगा मैं कि जो मूलभूत राशियां हैं अपने पास, मूलभूत राशियों का मात्रक, मूलभूत राशियों का मात्रक मूलभूत मात्रक कहा जाता है, मूलभूत मात्रक कहा जाता है। और जो अपने पास व्युत्पन्न राशियां होती हैं उन व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होता है, जैसे बल हो गया या फिर वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, तो इन सब व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होता है, व्युत्पन्न राशियों का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। मूलभूत राशियां हम लोग तीन कौन कौन सी लेते हैं अपने पास, मूलभूत राशियां होती है द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय का जो मात्रक है वो तो मूलभूत मात्रक हो जाएगा। और व्युत्पन्न राशियां यानी बल, संवेग, वेग, त्वरण की बात करें हम लोग तो इन सब राशियों का मात्रक क्या बोला जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक बोला जाएगा। अब कौन सी राशि का मात्रक कौन सा है, कौन सी राशि का मात्रक है कौन सा है, ये वहाँ की मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। मात्रक पद्धति का मतलब नियमों की कुछ ऐसी श्रृंखला, जैसे आपने नाम सुना हो IUPAC का, तो जो IUPAC है वो मात्रकों के लिए जो अपने पास राशियां हैं, उन राशियों के लिए मात्रक प्रदान करने का काम करती है। और ये मात्रक जो है वो जिस पद्धति के अनुसार मापे जाते हैं, जैसे अलग अलग देश के अंदर लंबाई को मापने की पद्धति अलग अलग होती है। जैसे कई जगह लंबाई को मीटर के अंदर नापा जाता है, कई जगह फुट के अंदर नापा जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें द्रव्यमान की तो कई जगह द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, कई जगह द्रव्यमान को पाउंड के अंदर भी मापा जाता है। तो ये सारे अलग अलग मात्रक जो राशियां हैं वो तो कॉमन है, जो व्युत्पन्न राशियां हैं, मूलभूत राशियां हैं वो तो कॉमन है, लेकिन उनको मापने की जो पद्धति है यानी उनके अंदर मात्रकों का चयन हम किस प्रकार से करते हैं, वो मात्रकों का चयन उस मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। तो अपने पास मेनली 4 तरीके की मात्रक पद्धतियां हैं फिलहाल। तो अगर हम उन मात्रक पद्धतियों की बात करें, हम मात्रक पद्धतियों की बात करें तो 4 प्रकार की मात्रक पद्धतियां हैं अपने पास। सबसे पहली जो मात्रक पद्धति अपने पास होती है इसको हम बोलते हैं CGS पद्धति।
सबसे पहली जो मात्रक पद्धति है इसको बोला जाता है CGS पद्धति। अब CGS का मतलब क्या हो गया? CGS का मतलब क्या हो गया? C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, C का मीनिंग क्या हो गया? सेंटीमीटर। G का मीनिंग हो गया ग्राम और S का मीनिंग हो गया सेकेंड। यानी ऐसी मात्रक पद्धति जिसके अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए, वह पद्धति कहलाती है CGS पद्धति। CGS पद्धति कौन सी? जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाए और समय को सेकंड के अंदर मापा जाए, वो पद्धति कहलाती है अपने पास CGS पद्धति। दूसरी जो पद्धति होती है अपने पास, इसके अंदर ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो मूलभूत राशियाँ होती हैं, मूलभूत राशियां जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो द्रव्यमान, लंबाई, समय की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मूलभूत राशियां जो हैं वो कौन सी होती है? यहाँ पर द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीन यहाँ पर मूलभूत राशियां होती हैं जिनका मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यानी CGS पद्धति होता है। दूसरी जो अपने पास पद्धति होती है यहाँ पर मात्रक पद्धति, वो होती है MKS पद्धति। अब MKS पद्धति के अंदर क्या होता है? पहले मूलभूत राशियों की बात कर लें तो इसके अंदर जो मूलभूत राशि होती है वो वही होती है जो CGS सिस्टम के अंदर होती है। मूलभूत राशियाँ कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीन मूलभूत राशियां होती हैं। इन तीनों के अलावा या इन तीनों को मिला और समय, तीन मूलभूत राशियां होती हैं। इन तीनों के अलावा या इन तीनों को मिलाकर कोई और राशि बन रही है तो वो व्युत्पन्न राशि बोली जाती है। अब इसके अंदर M जो है, M का मीनिंग हो गया मीटर, K का मीनिंग हो गया किलोग्राम और S का मीनिंग हो गया सेकेंड। MKS पद्धति यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यानी ऐसी मात्रक की पद्धति जिसके अंदर लंबाई को मीटर के अंदर मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम के अंदर मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है, ये पद्धति कहलाती है MKS पद्धति। तीसरी जो अपने पास पद्धति होती है वो इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है और इसको बोला जाता है FPS पद्धति। ये अपने यहाँ इंडिया के अंदर काम में नहीं करती, लेकिन अब्रॉड के अंदर जो भी अपने पास मात्रक पद्धति है उनके अंदर सबसे ज़्यादा यूजेबल जो पद्धति है वो FPS पद्धति होती है। इसके अंदर मूलभूत राशियाँ जो हैं, मूलभूत राशियाँ जो हैं वो मूलभूत राशियाँ वही होती हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों मूलभूत राशियाँ होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर F की तो F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकेंड। यानी ऐसी मात्रक पद्धति जिसके अंदर लंबाई को फुट के अंदर, द्रव्यमान को पाउंड के अंदर और जो समय है इसको सेकंड के अंदर मापा जाए। तो समय तो देखो सभी के अंदर सेम ही है, सेकंड के अंदर ही मापा जा रहा है, लेकिन बदल किसका रहा है? लंबाई और द्रव्यमान का। तो लंबाई और द्रव्यमान का, लंबाई का मात्रक अगर फुट है और द्रव्यमान का मात्रक यदि पाउंड है तो वो जो पद्धति है उसे बोला जाता है FPS पद्धति। ये तीनों पद्धति काफ़ी पुरानी है, यानी वहाँ के जो लोकल जो निवासी हैं उनके आधार
आधार पर वो जिस तरीके से लंबाई को मापने में या द्रव्यमान को मापने में जिस तरीके की इकाई का उपयोग करते थे, उसी प्रकार की मात्रक पद्धति वहाँ पर लोकली जो है वो प्रेजेंट हो गई। तो अगर हम बात करें कि इंटरनेशनली अगर हम एक ही मात्रक पद्धति बनाना चाहें कि इन तीनों को मिलाकर हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बना दें जिसके अकॉर्डिंग ही हम सारी गणनाएं करें या सारे मात्रक लिखना चाहें, तो वो एक इंटरनेशनल पद्धति जो है वो फोर्थ होती है SI पद्धति। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, IUPAC द्वारा प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। यानी जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात आती है या फिर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में जब व्यापार होता है, तो उस व्यापार के अंदर लंबाई का क्या मात्रक यूज किया जाएगा, द्रव्यमान का क्या मात्रक यूज किया जाएगा, समय का क्या मात्रक यूज किया जाएगा, वो SI पद्धति के अनुसार यूज आता है। अब SI पद्धति की हम लोग बात करें तो इस पद्धति के अंदर मूलभूत राशियां जो हैं वो बदल जाती हैं। जैसे हम CGS, MKS और FPS की बात करें तो इनके अंदर जो मूलभूत राशियां हैं वो मूलभूत राशियां 3 हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। और तीनों के अलग अलग मात्रों के आधार पर ही नाम दे दिया हमने। CGS यानी लंबाई को अगर सेंटीमीटर में मापें, द्रव्यमान को ग्राम में मापें और समय को सेकंड में मापें तो CGS पद्धति हो गई। अगर द्रव्यमान को हम लोग पाउंड के अंदर मापें और लंबाई को फुट के अंदर नापें तो वो FPS पद्धति हो जाएगी। अब SI पद्धति के अंदर क्या होता है, SI पद्धति के अंदर मूलभूत राशियां जो होती हैं वो मूलभूत राशियां 3 की बजाय, जो मूलभूत राशियां हैं वो 3 की बजाय होती हैं 7 मूलभूत राशियां होती हैं। तो इन 7 मूलभूत राशियों के संबंध में जो मात्रक होता है इनका, तो 7 तो मूलभूत मात्रक हो जाएंगे। अब ये जो 7 यहाँ पर मूलभूत राशियां हैं ये कौन कौन सी होती हैं, तो अगर हम बात करें इन 7 की तो फर्स्ट जो होती है वो होती है लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, तीसरी समय, 3 तो ये की यही हो गई अपने पास। चौथी होती है विद्युत धारा, करंट, 5वीं होती है ताप, 6ठी होती है पदार्थ की मात्रा, और 7वीं होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो ये 7 मूलभूत राशियां होती हैं, कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब अगर हम इनके मात्रक की बात करें तो इनका जो लंबाई का मात्रक है वो लंबाई का मात्रक होता है SI पद्धति के अंदर मीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, kg के अंदर, ठीक है। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ताप जो है, ताप का मात्रक जो है वो होता है केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जो आप केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हो, मोल कंसेप्ट। तो मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा का SI पद्धति के अंदर मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। इसके अगर हम मात्रकों के निरूपण की बात करें कि मीटर को किससे निरूपित किया जाएगा, एम्पियर को किससे निरूपित किया जाएगा या कैंडेला को किससे निरूपित किया जाएगा, तो मीटर को लिखा जाता है छोटे m से, किलोग्राम को लिखा जाता है kg से, सेकंड को लिखा जाता है s से, एम्पियर को लिखा जाता है a से, किलोग्राम को लिखा जाता है kg से, सेकंड को लिखा जाता है s से, एम्पियर को लिखा जाता है a से,
केल्विन को के से, मोल को मोल से ही लिखा जाता है, कैंडेला को लिखा जाता है CD से। तो ये 7 अपने पास मूलभूत मात्रक होते हैं SI पद्धति के अंदर। इन 7 मूलभूत राशियों के अंदर क्या क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 मूलभूत राशियां हैं। इन 7 मूलभूत राशियों का जो मात्रक है वो क्या होता है? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। अब इन 7 मूलभूत राशियों के अलावा 2 और भी मूलभूत राशियां होती हैं जिन्हें मूलभूत राशि न बोलकर हम लोग बोलते हैं पूरक राशि। इन 7 के अलावा, ये 7 जो हैं वो तो हो गई मूलभूत राशि, और इसके अलावा 2 पूरक राशियां होती हैं। 2 पूरक राशियां होती हैं। ये 2 पूरक राशियां कौन सी होती हैं इस पद्धति के अंदर? तो एक तो होता है कोण, या फिर मैं इसको बोल दूं समतल कोण, जो हम लोग काम में लेते हैं कोण मापने के लिए, समतल कोण। अब समतल कोण जो है इसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RADIAN लिखकर। तो रेडियन जो है वो समतल कोण, यानी ये जैसे समतल है और इस समतल के अंदर अपन 2 किसी रेखाओं के बीच में कोण नाप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? समतल कोण हो जाएगा। तो समतल कोण SI पद्धति के अंदर मूलभूत राशि नहीं है, लेकिन कैसी राशि है? पूरक राशि है। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है घन कोण। दूसरा होता है अपने पास है घन कोण, यानी घन की जो भुजाएं हैं, इन घन की भुजाओं के अंदर जिस प्रकार से कोण का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं घन कोण। और जो घन कोण है इसको मापा जाता है स्टेरेडियन के अंदर। इसकी जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसे लिखा जाता है SR से। इसको कई बार R से भी हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो SI पद्धति के अंदर क्या ध्यान में रखना है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, यानी जब व्यापार होता है 2 राष्ट्रों के बीच में तो वहाँ पर जिस पद्धति का उपयोग होता है वो पद्धति SI पद्धति है। इस पद्धति के अंदर 7 मूलभूत राशियां हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इन 7 के आपको मात्रक ध्यान में रखने हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। और इसके अलावा 2 पूरक राशियां होती हैं जिनका अपना एक मात्रक होता है। समतल कोण, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। दूसरा होता है घन कोण, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो टोटल आपको 9 तरह के मात्रक जो है वो इस पद्धति के अंदर ध्यान में रखने हैं, जिसमें से 7 तो मूलभूत हैं और 2 पूरक राशियों के मात्रक हैं। अब हम बात करते हैं कि पूर्व लग्न किस प्रकार से हम लोग लगाते हैं। जैसे अलग अलग कोई भी, जैसे ये तो मात्रक पद्धतियाँ हो गई। अब अगर हम बात कर लें कि 10 kg, ठीक है। अब इस 10 kg से हम लोग बना ले 0.00000001 kg, ठीक है। या फिर हम बना लें 10101010101010 kg। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे? क्या आप देखो 10 kg था तो ये जो अपने पास परिमाण है इस परिमाण का मान कम था, ठीक है। हमने kg से इसे डिनोट कर लिया, 10 kg हम इजीली बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्या हम इजीली बोल सकते हैं क्या कि 0.000001 kg? तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं कि इन पॉइंट को निरूपित करने के लिए या इस घात को निरूपित करने के लिए हम एक पूर्व लग्न काम में लेते हैं, प्रीफिक्स जो है वो काम में लेते हैं। किस तरीके से हम पूर्व लग्न को काम में लेंगे? देखिए, पूर्व लग्न क्या करता है? किसी भी राशि को निरूपित करने के लिए या फिर लिखने में सहायता प्रदान करता है। कोई भी छोटी राशि है या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी राशि है तो उसको हम इजीली किस तरीके से मात्रक के अंदर लिख सकते हैं।
जैसे किलोग्राम तो है ही अपने पास, अगर हमें और कोई छोटी पद्धति काम में लेनी हो तो हम किस तरीके से उसे लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम के अंदर। अब उसके अंदर अगर हम पूर्व लग्न का यूज करते हैं तो हम किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, पूर्व लग्न या फिर प्रीफिक्स। तो चलिए पूर्व लग्न प्रीफिक्स की बात करें तो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं इसके अंदर कि कोई भी बड़ा इसका यूज कहाँ किया जाता है वो लिखिए कि इसका उपयोग किसी बहुत बड़ी या बहुत छोटी परिमाण की राशियों को व्यक्त करने में किया जाता है, व्यक्त करने में किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से व्यक्त करने में किया जाएगा कि मान लो आपके पास बहुत बड़ी राशियां हैं, तो बहुत बड़ी राशियों से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कोई राशि है आपके पास 10⁻18 जिसके अंदर आ रहा है परिमाण यानी 10⁻18 की कोटि का है, ठीक है। तो 10⁻18 का मतलब बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 10⁻18 चाहे वो केजी हो, मीटर हो या सेकंड हो, ठीक है। अगर हम उसके मात्रक से पहले लगा देते हैं एक्सा, मात्रक से पहले क्या लगा देते हैं एक्सा, तो एक्सा मात्रक से पहले क्या लगा देते हैं एक्सा, तो एक्सा लिखा हुआ कहीं पर मिल जाए इसका मतलब क्या है 10⁻18 किलोग्राम है। इसका जो निरूपण है वो किया जाता है ई से। अब ई का मतलब क्या हो गया, देखो इस पूर्व लग्न को समझो कि जैसे मैंने लिख दिया कि 10 या फिर मैंने लिख दिया 26 ई केजी, 26 ई केजी। अब इसका मतलब क्या हो गया, ई का मतलब हो गया एक्सा। एक्सा का मतलब ये किसके बराबर है, ये बराबर है 26 गुणा 10⁻18 केजी के बराबर है। यानी हमने 10⁻18 को छोटा करके क्या लिख दिया, ई ही लिख दिया, एक्सा से निरूपित कर दिया। तो इस तरीके से निरूपित करते थे हम लोग पहले। अब पूर्व लग्न की सहायता से हम इसको क्या लिख सकते हैं 26 ई केजी। तो ये पूर्व लग्न का यहाँ पर यूज हो गया। अब 10⁻18 हो तो हम लोग काम में लेते हैं एक्सा। अगर 10⁻15 हो तो हम लोग काम में लेते हैं पेंटा। क्या लिखते हैं हम लोग, पेंटा। और पेंटा को डिनोट किया जाता है कैपिटल पी से। अगर 10⁻15 से नीचे कोई हो, 10 जैसे हम लोग बोलते हैं कि 10⁻12 है अपने पास, तो 10⁻12 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻12 जो होती है अपने पास इसको हम लोग 13 से लिखते हैं। 10⁻3 का डिफरेंस चलता जाएगा। 10⁻12 जो है इसको हम किससे लिख सकते हैं, 13 से लिख सकते हैं, ठीक है 13। और 13 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर 3 घात कम कर दो, 10⁻9, तो 10⁻9 जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गीगा से। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, गीगा से। और गीगा जो है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। वापस घात कम करते जाओ, मैं लिख दूं 10⁻6, तो 10⁻6 जो है इसको लिखा जाता है मेगा। 10⁻6 जो है इसको लिखा जाता है मेगा और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से।
फिर 3 घात कम कर दो, 10 की घात 3। 10 की घात 3 जो है इसको आप लोगों को पता ही है किससे लिखा जाता है, किलो से। इसको किससे लिखा जाता है, किलो से लिखा जाता है, यानी किलो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे वाले के से। उसके बाद में हम एक एक घात कम करते जाते हैं। जैसे मैं कर दूं 10 की घात 2, ठीक है, तो 10 की घात 2 जो होता है इसको लिखा जाता है हेक्टो। इसको लिखा जाता है हेक्टो। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर 10 की घात 1 हो तो 10 की घात 1 जो है इसको लिखा जाता है डेका। इसको लिखा जाता है डेका से। अब डेका जो है इसका यूज ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि डेका जो है वो छोटी है, 10 की घात 1 ही है, तो डेका जो है इसका यूज ज़्यादातर नहीं किया जाता है। इसको लिखा जाता है DA। अब ये तो बात हो गई कि 10 ऊपर वाली जो बड़ी संख्याएं हैं उन बड़ी संख्याओं को किस तरीके से लिखा जाए। जैसे हम लोग बात कर लें कि अपने पास है 1000 kg, ठीक है, तो इस 1000 kg को अगर मुझे छोटे रूप के अंदर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 kg। इसका मतलब क्या हो गया, के लग गया। के का मतलब क्या है, किलो। किलो का मतलब क्या है, 10 की घात 3। तो इस तरीके से हम पूर्व लग्न की सहायता से लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें छोटी राशियों के, यानी जैसे बात कर लें 0.001 की या 0.00001 की, तो किस तरीके से हम लिखते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं 10 की घात -1 से, यानी 0.1 से। तो 10 की घात -1 जो है इसको क्या बोला जाता है, 10 की घात -1 है इसको बोला जाता है डेसी, और इसे लिखा जाता है स्मॉल d से। डेसी जो है इसको क्या लिखा जाता है, स्मॉल d से। उसके बाद में बात करें 10 की घात -2 की, तो 10 की घात -2 जो है वो भी आप लोगों को पता होता है। 10 की घात -2 को क्या लिखा जाता है, सेंटी। अब अगर मीटर है तो आगे मीटर लग जाएगा, केजी है तो आगे केजी लग जाएगा। तो 10 की घात -2 को किससे लिखा जाता है, सेंटी से, और इसको किससे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल c से। तो ये हो गया आपके पास सेंटी। अब अगर हम बात करें 10 की घात -3 की, तो 10 की घात -3 भी आप लोगों को पता ही होगा, इसको लिखा जाता है मिली से, और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। जैसे द्रव जो है उस द्रव को मिलीलीटर के अंदर लिखा जाता है, अगर छोटी बोतल है तो मिलीलीटर के अंदर उस द्रव को लिखा जाएगा। तो मिली का मतलब क्या हो गया, 10 की घात -3, ठीक है, वहाँ पर आगे लग जाएगा। अगर 10 की घात -6 की हम लोग बात करें, 3 से बाद में क्या चलेंगे हम लोग, देखो 9 6 3 3 2 1, तो 1 2 3 तो हो गया, 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 10 की घात -6। तो 10 की घात -6 को लिखा जाता है माइक्रो, और इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, ठीक है, म्यू से इसे डिनोट किया जाता है माइक्रो को। अब 10 की घात -9 की पर हम लोग चलें, तो 10 की घात -9 जो है इसको लिखा जाता है नैनो से, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। अब अगर हम बात करें आगे की, तो आगे अपने पास घात जो है वो कितनी आ जाएगी, 10 की घात -12। तो 10 की घात -12 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -12। तो 10 की घात -12 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -12 जो होती है अपने पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं पीको से, पीको से, और इसको डिनोट जो किया जाता है वो किया जाता है स्मॉल p से। 10 की घात -12 के बाद में क्या आएगी, 3 और जोड़ते जाओ, 10 की घात -15। तो 10 की घात -15 जो है इसको लिखा जाता है फेमटो। 10 की घात -15 को लिखा जाता है फेमटो, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल
एफ से। तो स्मॉल एफ के अंदर ध्यान में रखना, स्मॉल एफ फर्मी के लिए भी आता है और स्मॉल एफ फेम्टो के लिए भी आता है। अब अगर हम और 3 ऐड कर दे 10 की घात माइनस 18, तो 10 की घात माइनस 18 जो है इसको लिखा जाता है ओटो। इसको क्या लिखा जाता है 10 की घात माइनस 18 को ओटो, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। तो ये सारे पूर्व लग्न है 10 की घात 18 से लेकर 10 की घात माइनस 18 तक के, जिसमें से ज़्यादातर जो हैं वो हम लोग काम में लेते हैं। जैसे यहाँ तक के जो है वो हम लोगों को ध्यान में रहता है किलो तक 10 तक जब पढ़ते हैं हम लोग, और ये यहाँ पर जो ये 3 हैं ये तो अपने को ध्यान में रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर के आप लोगों को जैसे यहाँ तक के जो हैं वो टोटल आप लोगों को ध्यान में रखने हैं 10 की घात माइनस 12 तक, यानी पिको तक आप लोगों को ध्यान में ये रखने हैं, क्योंकि कई छोटी छोटी कैलकुलेशन जो आती हैं उनके अंदर नैनो, माइक्रो और पिको का ज़्यादातर यूज आता है। तो ये अपने पास पूर्व लग्न है। उपयोग क्या होता है, बहुत छोटी या बहुत बड़ी परिमाण की राशियों को सरलतम रूप में व्यक्त करने में। तो चलिए नोट कीजिए ये। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो अपने पास हम लोग 3 मूलभूत राशियां ले रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों की परिभाषा जो है वो कहाँ से ली गई है। यानी कोई भी लंबाई का मात्रक अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो लंबाई का मात्रक एक निश्चित होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कोई स्केल ले रहे हैं तो उस स्केल से अगर हम किसी लंबाई को नापने जा रहे हैं तो वो जो स्केल है वो ऐसी रहे जो किसी भी अन्य चीज़ पर निर्भर ना करे। जैसे चाहे तापमान कितना भी उस स्केल को गर्म किया जाए, अगर उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि अगर उसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया तो उसकी सहायता से जिस दूरी को हम लोग नापेंगे तो वो दूरी भी गलत हो जाएगी। तो इसी तरीके से 3 जो मूलभूत राशियां हैं, इन 3 मूलभूत राशियों के लिए जो हम एक पैमाना यूज कर रहे हैं, जैसे मीटर की बात कर लें या सेकंड की बात कर लें या फिर किलोग्राम की बात कर लें, तो वो पैमाना जो है वो कहाँ से लिया जाता है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें कि जो अपने पास लंबाई है या फिर द्रव्यमान है या समय है, इसकी ऐसा कोई पैमाना है जिसके आधार पर हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि ये 1 मीटर लंबाई है या फिर ये 1 किलोग्राम वस्तु है या ये एक समय का 1 सेकेंड है। तो वो जो मूलभूत राशियों के लिए पैमाना हम लोग यूज कर रहे हैं उनकी परिभाषा अगर हम देखें तो हम लिखेंगे कि अगर हम लंबाई की बात करें सबसे पहले, तो लंबाई जो है यानी मीटर जो है अपने पास, इसको हम लोग किस तरीके से परिभाषित करें। तो जो मीटर है, इस मीटर को प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के पदों के अंदर परिभाषित किया गया है, ठीक है, और इसे लंबाई का परमाणुीय मात्रक जो है वो कहा जाता है। तो लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई के लिए हम 3 परिभाषाएं देखेंगे। पहली क्या है कि मानक मीटर को, मीटर जो इसका मात्रक है, मानक मीटर को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के रूप में, तरंगदैर्घ्य के रूप में परिभाषित किया
जाता है। जो मानक मीटर है इसको प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे लंबाई का परमाणुीय मात्रक कहा जाता है। परमाणुीय मात्रक कहा जाता है। तो ये इसकी पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें लंबाई की, तो तरंगदैर्घ्य के पदों के अंदर किस तरीके से इसे परिभाषित किया जाएगा। तो हम लोग एक परमाणु लेते हैं क्रिप्टॉन 86, इसके आधार पर हम लोग परिभाषित करते हैं क्रिप्टॉन 86 परमाणु के द्वारा निर्वात में नारंगी लाल प्रकाश द्वारा नारंगी लाल प्रकाश की लाल प्रकाश की 1650-763.73 तरंगों की लंबाई 1 मीटर होती है। यानी पैमाना जो लिया गया है वो पैमाना कहाँ से लिया गया है कि क्रिप्टॉन 86 जो परमाणु है इसकी परमाणु के अंदर निर्वात की नारंगी लाल प्रकाश की जो इस इतने तरंगों की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है। और ये एक पैमाना है जिसके आधार पर 1 मीटर को परिभाषित किया जाता है। या फिर हम लोग एक और परिभाषा के अनुसार भी 1 मीटर को परिभाषित कर सकते हैं। क्या है कि प्रकाश जो है वो निर्वात के अंदर कितने सेकंड के अंदर 1 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसके आधार पर भी हम लोग परिभाषा ये बना सकते हैं। क्या बोलेंगे, प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1/299,792 सेकंड में तय दूरी 45 सेकंड में तय दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। यानी इतने सेकंड के अंदर 299, 77, 92, 45 1 में इतने कम समय में जो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय दूरी है वो किसके बराबर होती है, 1 मीटर के बराबर होती है। तो इन दोनों के आधार पर 1 मीटर को परिभाषित किया जाता है कि 1 मीटर जो लंबाई है वो कितनी होती है। और यहाँ पर 2 लेने का मतलब ये है कि इन दोनों के आधार पर ही देखा जाता है, क्योंकि निर्वात में नारंगी लाल प्रकाश की ये तरंगों की लंबाई कभी परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है निर्वात के अंदर वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एग्जैक्ट जो होती है वो होती है 299, 77, 42, 45 मीटर प्रति सेकंड। ये एग्जैक्ट प्रकाश की चाल है। ठीक है, इतने सेकंड में तय दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। तो लंबाई के लिए जो पैमाना लिया जाता है उसके अंदर इन दोनों परिभाषाओं का यूज किया जाता है। और किसके आधार पर परिभाषित किया है, मानक मीटर को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के रूप में परिभाषित किया गया है। अब अगर नेक्स्ट हम द्रव्यमान की बात करें, नोट करते जाइए आप लोग।
चलिए, मानक की जो परिभाषा है इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेता है। दूसरे अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की मानकता जो है वो किसके आधार पर हम लोग तय करते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो होता है, जैसे हमने IUPAC की बात की, तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है उसके अंदर 1 किलोग्राम को कैसे परिभाषित किया गया है कि मापन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखे प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु के बने एक मानक बेलन का द्रव्यमान, एक मानक बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के अंदर ये मिश्र धातु है प्लेटिनम इरिडियम, इस मिश्र धातु का एक मानक बेलन है और उस मानक बेलन का द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम माना गया है, या मैं बोल सकता हूँ परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। इसके अलावा एक और भी इसकी परिभाषा होती है, एक और भी इसका पैमाना होता है, वो क्या होता है? परमाणुविकता के आधार पर। ठीक है, तो परमाणुविकता के आधार पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि 6C12 कार्बन का जो समस्थानिक है, इस तत्व के कितने परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य होता है। तो अगर इस समस्थानिक की बात करें तो हम बोलेंगे 6C12, जो कि क्या है? कार्बन का समस्थानिक। कार्बन का क्या है? समस्थानिक। अब मैंने क्या कहा कि दूसरी परिभाषा जो है वो ये दी जाती है कि 6C12 जो कार्बन का समस्थानिक है, इसके कितने परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य होता है। तो कितने परमाणु वो होते हैं? वो होते हैं 5.0188 गुणा 10⁻25। किसके हैं? कार्बन के समस्थानिक के। तो मैं लिखूंगा परमाणुओं का भार 1 किलोग्राम होता है। 6C12 कार्बन के समस्थानिक के 5.0188 गुणा 10⁻25 परमाणुओं का भार 1 किलोग्राम में होता है। अब अगर हम बात करें समय की, तो समय की अगर हम बात करें तो समय को किस तरीके से लिखा जाता है, हम यहीं से लिख लेते हैं। समय जो है इसको किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा? तो समय जो है अपने पास वो सीजियम 133 परमाणु जो है उसके आधार पर बताया जाता है। किस तरीके से? कि सीजियम 133 परमाणु के विकिरण जो है इसको कितने कंपनों में कितने कंपन करे जिनमें समयांतराल 1 सेकेंड हो जाए। तो ये वैल्यू जो है वो काफ़ी बड़ी है। क्या लिखोगे आप लोग? सीजियम 133 के परमाणविक कंपनों परमाणविक के विकिरण के कंपनों में
91, 92, 63, 17, 70 कंपनों में लगा समय अंतराल 1 सेकंड के तुल्य होता है। 1 सेकंड के तुल्य होता है। ये इसकी मानक परिभाषा पैमाना हो गया कि किसके आधार पर 1 सेकंड को परिभाषित किया जाता है। तो CGM 133 का जो विकिरण है उस विकिरण को 91, 92, 63, 17, 70 कंपनों के अंदर जितना समय अंतराल लगता है वो समय अंतराल किसके तुल्य होता है? 1 सेकंड के तुल्य होता है। तो तीनों अपने पास जो ये है लंबाई, द्रव्यमान और जो लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है अपने पास तीनों, इन तीनों के लिए जो इसका पैमाना होता है उस पैमाने को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं जो सामान्यतः उपयोग के अंदर आती हैं। उन प्रैक्टिकल यूनिट को हम लोग यहाँ पर मूलभूत राशियों से किस तरीके से जोड़ेंगे। थैंक यू।